वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 6 मानव संसाधन भाग 7 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये पाठ काफ़ी लंबा होने के कारण हमने 6 भागों के बारे में पहले थोड़ी बहुत 6 भागों के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की है। अब 7वें भाग में आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। पहले पाठ पढ़ेंगे, फिर समझने की कोशिश करेंगे। देश की कुल जनसंख्या में से विविध व्यवसाय में लगे हुए लोगों को व्यवसाय समूह में समावेश किया जा सकता है। देखिए, देश की जो कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या में विविध व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं, यानी कि जो लोग विविध व्यवसाय करते हैं, उन लोगों को व्यवसाय समूह में समावेश किया जा सकता है। उसमें काम करने वाला समूह और काम न करने वाला समूह, इस तरह के 2 भाग होते हैं। देखिए, ये जो व्यावसायिक ढांचा है, इसमें जो लोग व्यवसाय में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को जो व्यवसाय समूह होता है उसमें इनका समावेश किया जाता है। और इसके मुख्यतः 2 भाग है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो काम करने वाला समूह और दूसरा काम न करने वाला समूह। इस तरह से 2 भागों में इसका वर्गीकरण किया गया है। देश में तेजी से होने वाली औद्योगिकरण से काम करने वाला समूह बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, देश में तेजी से होने वाले जो औद्योगिकरण है, आपको पता है कि औद्योगिकरण कितनी तेजी से दिन ब दिन भारत में बढ़ रहा है। तो ये जो देश में हमारे तेजी से होने वाला जो औद्योगिकरण है, इसमें देखा जाए तो काम करने वाला जो समूह है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब जनसंख्या में परिवर्तन, अब आगे का जो पॉइंट है वो है जनसंख्या में परिवर्तन। देश की आबादी में 2 प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। जो देश की आबादी है या देश की जनसंख्या है, इसमें 2 प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। अब वो कौन कौन से प्रकार का है? तो उसमें से पहला देखिए, संख्यात्मक परिवर्तन। अब संख्यात्मक परिवर्तन अर्थात क्या? तो कहीं कहीं आबादी में कमी या अधिकता देखने को मिलती है। कहीं कहीं देखा जाए तो जो आबादी है या जनसंख्या है उसमें कमी या अधिकता देखने को मिलती है। आबादी वृद्धि दर और स्थलांतर के कारण ऐसा होता रहता है। जो आबादी का वृद्धि दर है वो कभी कम होता है तो कभी अधिक होता है, इसके कारण और स्थलांतर के कारण। एक जगह से दूसरी जगह पर जो लोग रहकर जाकर स्थित हो जाते हैं, किसी व्यवसाय के कारण या शिक्षा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे कारणों से स्थलांतरण होता है। तो ये 2 कारण के कारण ऐसा होता रहता है। इसके अलावा भूमिहीन लोगों की स्थिति, जिनके पास ज़मीन नहीं है, यानी कि खेती करने के लिए उनके पास ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, तो ऐसे भूमिहीन लोगों की स्थिति। फिर कम ज़मीन का यदि उनके पास कम प्रमाण हो तो उसमें वो उगाएंगे क्या, कि उसमें कितना खर्चा लगाएंगे और उनको कितनी फसल मिलेगी। तो जिसके पास कम ज़मीन होती है तो कम ज़मीन, यानी कि कम ज़मीन प्रमाण भी इस पर आधारित होता है। फिर शहरीकरण, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को गांव में रहना पसंद नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्योगों के लिए या अधिक पैसा कमाने के लिए या जीवन में सभी सुविधा उपलब्ध करने के लिए शहरों की ओर बढ़ रहे हैं और शहरीकरण बड़ी मायने में हो रहा है। तो वो और सामाजिक और व्यवस्था तंत्र के कारण, जो सामाजिकता है और व्यवस्था तंत्र है, इनके कारण आबादी में कमी वृद्धि होती रहती है। तो ये संख्यात्मक परिवर्तन है। जब आबादी में कमी या अधिकता देखने को मिलती है, इसे हम संख्यात्मक परिवर्तन कह सकते हैं। अब आबादी की वृद्धि दर किस किस कारण होता है? तो स्थलांतर के कारण होता है, या फिर आबादी का वृद्धि दर है। फिर इसके अलावा भूमिहीन लोगों की स्थिति, यानी जिन लोगों के पास भूमि नहीं है, ऐसे लोगों की स्थिति के कारण। कम जमीन प्रमाण, यानी कि ज़मीन तो है, भूमि तो है, लेकिन उसका प्रमाण बहुत कम है। फिर शहरीकरण है, दिन ब दिन जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है वो है। फिर सामाजिक और व्यवस्था तंत्र के कारण भी आबादी में कमी वृद्धि होती रहती है। तो ये संख्यात्मक परिवर्तन है। अब दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या है? तो व्यक्ति का विचार और स्वभाव, रहन सहन, जीवन शैली में आने वाला परिवर्तन ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। देखिए, आबादी की वृद्धि में कमी या फिर अधिकता हो तो यह संख्यात्मक परिवर्तन है। वो किस किस कारणों से होता है? तो हमने देखा है कि स्थलांतर के कारण होता है, वृद्धि दर के कारण होता है। फिर जो बड़े बड़े कारण वहाँ पे दिए गए हैं, शहरीकरण है, या फिर भूमिहीन लोगों की स्थिति है, या फिर व्यवस्था तंत्र है, या सामाजिकता है, इसके कारण कमी या वृद्धि होती है। तो ये संख्यात्मक परिवर्तन है, ठीक है। लेकिन ये जो 2 नंबर का है गुणात्मक परिवर्तन, तो ये गुणात्मक परिवर्तन क्या है? तो व्यक्ति का विचार, स्वभाव
उसका रहन सहन, जीवन शैली में आने वाला परिवर्तन ही गुणात्मक परिवर्तन होता है। इन सभी चीज़ों में जो परिवर्तन आता है व्यक्ति के विचारों में, उसके स्वभाव में, उसके रहन सहन में, उसके जीवन शैली में जो आने वाला परिवर्तन है, यही गुणात्मक परिवर्तन होता है। उसके पीछे उद्यम, राष्ट्रीय भावना, उत्साह, साहस आदि जवाबदार कारण होते हैं। और ये जो गुणात्मक परिवर्तन आता है, इसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? तो उद्यम, फिर राष्ट्रीय भावना, और फिर उत्साह होते हैं, साहस होता है। तो ये सभी कारण जवाबदार होते हैं, जिससे व्यक्ति में वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन में कितने ही परिवर्तन आते हैं, जिसके चलते लोगों में देखिए वैचारिक तरह का परिवर्तन आता है, सामाजिक तौर पर परिवर्तन आता है और सांस्कृतिक जीवन में भी ऐसे कितने ही परिवर्तन आते हैं। फिर धार्मिक समूह, भारत एक सर्वधर्म समभाव रखने वाला देश है। आपने देखा है कि हमारे भारत में इतने सारे राज्य हैं और सभी राज्यों में विविध तरह के, विविध धर्म के लोग बसते हैं, लेकिन देखा जाए तो भारत ये सर्वधर्म समभाव रखने वाला देश है, सभी धर्मों को समान भाव से देखने वाला देश है। इसमें प्रत्येक धर्म का पालन करने वाली प्रजा निवास करती हैं। देखा जाए तो हमारा भारत एक ऐसा देश है कि यहाँ पर प्रत्येक धर्म का पालन करने वाले लोग हमें दिखाई देते हैं, ऐसे ही लोग यहाँ पर निवास करते हैं। जिसमें हिंदू धर्म का पालन करने वाली प्रजा अधिक है, जिसमें आमतौर पर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन से धर्म का पालन करने वाली प्रजा है? तो हिंदू धर्म का पालन करने वाली प्रजा यहाँ पर अधिक है। उसके बाद क्रमशः इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म का पालन करने वाली प्रजा तो भारत देश में अधिक है ही, उसके बाद क्रमशः इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है। इन सब धर्मों का पालन करने वाले लोग भी यहाँ पर रहते हैं। फिर भाषा की ये समूह, जैसे कि हमने बताया है ना कि कितने कौन कौन से वर्गों में इसे वर्गीकृत किया गया है। तो भाषा की यह समूह, देखिए भारत बहुत बड़ा और विविधता वाला देश है। भारत देखा जाए तो एक बहुत बड़ा देश है और विविधता वाला देश है। इसमें अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। देखा जाए तो भारत में अनेक भाषाएं भी और अनेक बोलियां भी बोली जाती है। संविधान के अनुसार वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। अगर हम संविधान के अनुसार देखेंगे तो वर्तमान समय में भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो लगभग 22 भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा का स्थान दिया गया है। जो हम हिंदी इस्तेमाल करते हैं बोलने में, लिखने में, तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा को प्रशासनिक, यानी कि जो भी कार्यालयीन काम है तो प्रशासन चलाने के लिए जिस भी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसी तरीके से हिंदी और अंग्रेजी को प्रशासनिक भाषा का स्थान दिया गया है। भारत में राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में किस प्रकार राज्यों की रचना भाषा के आधार पर हुई है। गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग अधिक है, गुजराती भाषा बोलने वाले। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं। उसी प्रकार से तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं। तो ये जो अगर देखा जाए बंगाल में बंगाली भाषा बोलने वाले लोग अधिक दिखाई देते हैं। तो ये जो भारत में राज्य है, इन राज्यों की रचना भी भाषा के आधार पर हुई है। प्रवृत्ति है, भारतीय मुद्रा के नोटों पर छापी गई मान्य भाषाओं को गिनकर देखें, अन्य भाषाओं के बारे में लिखें। आपको पता है कि जो भारतीय भाषा है, भारतीय मुद्रा है या नोटें हैं, भारतीय मुद्रा की जो नोटें हैं उन पर छपाई गई मान्य भाषाओं को गिनकर देखो। देखिए किसी भी अगर 10 का नोट है, 20 का नोट है, उसके पीछे एक वाक्य लिखा होता है कि मैं 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। यही बार बार अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ होता है। या फिर नहीं, 10 रुपये को 10 रुपया, फिर 10 रुपीज़, ऐसा कुछ। अगर हम कोई भी एक नोट देखें तो उसमें हमें लगभग उन भाषाओं का नीचे एक लाइन से लिखा हुआ दिखाई देता है। तो वो हमें गिनकर देखना है कि कितनी भाषा है और उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। स्वस्थ समूह, मानव का आरोग्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्वों के साथ समृद्धि को आरोग्य कहा जा सकता है। देखिए आरोग्य किसे कहते हैं? तो मानव का जो आरोग्य है, अर्थात आरोग्य कौन से प्रकार का? शारीरिक तरह का, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्वों के साथ समृद्धि को आरोग्य कहा जा सकता है।
उत्तम स्तर का आरोग्य राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया को गतिशील बनाता है। अगर जिस राष्ट्र के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो, आरोग्य उत्तम हो या उत्तम स्तर का आरोग्य हो, तो ऐसे राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया को वो उत्तम स्तर का आरोग्य गतिशील बनाता है, यानी प्रगतिशील बनाता है। विचार कीजिए, राष्ट्र के विकास के लिए स्वस्थ मानव आबादी का योगदान महत्वपूर्ण है क्या? इस पर चिंतन कीजिए कि सही में आप ये विचार कर सकते हैं कि राष्ट्र के विकास के लिए स्वस्थ मानव आबादी का योगदान महत्वपूर्ण है क्या? तो इसका जवाब हाँ में ही आएगा कि हाँ, और इस पर हम चिंतन कर सकते हैं कि किस प्रकार से है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? तो देश की जनसंख्या ही देश की शक्ति है। देश की जो जनसंख्या है वही देश की शक्ति है। मानव संसाधन शिक्षित और प्रशिक्षित, स्वस्थ और शक्तिशाली होगा तो ही देश का विकास होगा। देखिए, मानव संसाधन अगर शिक्षित रहेगा, प्रशिक्षित रहेगा, स्वस्थ और शक्तिशाली होगा तो ही देश का विकास होगा। यानी कि मानव जो जनसंख्या है या फिर मानव संसाधन है वो अगर देश का शिक्षित रहा, प्रशिक्षित रहा, स्वस्थ रहा, शक्तिशाली रहा तो ही देश का विकास हो सकता है या होगा। मानव शक्ति का उपयोग देश के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। जो मानव शक्ति है, इस मानव शक्ति का उपयोग ही देश के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है। विश्व के विकास करने वाले देशों के सामने खड़े रहने और गतिशीलता लाने के लिए हमें जागृत होना पड़ेगा और देश की समृद्धि में मानव शक्ति के मूल्य को प्रधानता देनी पड़ेगी। देखिए, अगर विश्व के विकास करने वाले जो देश हैं उस देशों के सामने खड़े रहने और गतिशीलता लाने के लिए हमें सबसे पहले तो जागरूक होना पड़ेगा और देश की समृद्धि में मानव शक्ति के मूल्य को प्राधान्यता हमें देनी पड़ेगी कि मानव शक्ति की जो मूल्य है उसे हमें पहले प्राधान्यता देनी पड़ेगी। देश के विकास को रोकने वाले तत्वों का नियंत्रित करना पड़ेगा। जो देश के विकास को रोकने वाले तत्व है उसे हमें क्या करना पड़ेगा? तो नियंत्रित करना पड़ेगा। उनको हमें बढ़ावा न देके उन्हें एक जगह पर नियंत्रित कर रखना पड़ेगा। इसीलिए जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए 1951 से निश्चित की गई जनसंख्या नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करना ही पड़ेगा। इसीलिए जैसे कि देश के विकास को यदि हमें आगे बढ़ाना हो, गतिशील करना हो, उसे रोकने वाले तत्वों को हमें नियंत्रित करना पड़ेगा। तो इसे रोकने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको पता है, जनसंख्या विस्फोटक, यानी कि जो दिन ब दिन बड़े मायने में, बहुत बड़े प्रमाण में जो बढ़ती जनसंख्या है, ये जनसंख्या का विस्फोट है, इसको हमें नियंत्रित करना ही पड़ेगा। और इसी के लिए 1951 से निश्चित की गई जो जनसंख्या की नीति है, इस नीति को प्रभावशाली ढंग से लागू करना ही पड़ेगा, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। जनसंख्या नीति के भाग रूप अनेक योजनाएं हैं। जैसे जनसंख्या की नीति के लिए अनेक योजनाएं हैं, जैसे पोषक आहार योजना, यानी कि बच्चों को पोषक आहार मिले, ये योजना। फिर माता शिशु सुरक्षा व उपचार योजना, माता और शिशु यानी कि गर्भवती माता और उनके गर्भ में पलने वाला जो बालक रहता है उसकी सुरक्षा और उपचार योजना। तीसरा है स्वच्छ पानी, विद्यालय, आरोग्य कार्यक्रम, बाल अधिकारों की रक्षा जैसे पहलुओं को गतिशील बनाना पड़ेगा। देखिए, पोषक आहार योजना, माता शिशु सुरक्षा और उपचार योजना, स्वच्छ पानी, विद्यालय, आरोग्य कार्यक्रम, बाल अधिकारों की रक्षा, ऐसे पहलुओं को गतिशील बनाना पड़ेगा। और पंचवार्षिक योजनाओं में भी जनसंख्या नीति को नज़र के समक्ष रख कर बनाना पड़ेगा। जो पंचवार्षिक योजनाएं बनाई जाती है तो उनको जनसंख्या की नीति को नज़र में रखकर ही बनाना पड़ेगा, उससे संबंधित या उसके समक्ष रख कर ही बनाना पड़ेगा। हम सभी उसमें जागृत होकर सहयोग देकर अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध बने। हम सभी उसमें जागरूक होकर, यानी कि हमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा और उसको सहयोग देकर, यानी कि पूरी तरह से हमें अपनी सहयोग वाली भूमिका अदा करनी होगी और अपना योगदान देने के लिए कटिबद्ध बनना पड़ेगा। अब स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, जैसे देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है इस योजनाओं के अंतर्गत ही कि स्वस्थ भारत रहेगा तभी वो भारत कैसा बन पाएगा? समृद्ध भारत बन पाएगा।
तो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। शारीरिक मानसिक समृद्ध नागरिक ही समृद्ध देश, यानी कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे यदि नागरिक समृद्ध होगा तो ही देश भी समृद्ध होगा। कम बाल जय गोपाल, कम बाल जय गोपाल। अगर कम बालक होंगे तो वो अच्छी तरीके से रह पाएंगे, इस प्रकार यानी कि कहीं ना कहीं कम बाल जय गोपाल, इस भूमिका को हमें ध्यान में रखना होगा। हम दो हमारे दो, यानी कि हमारे दो अर्थात देखिए कि अगर छोटा परिवार रहेगा, यानी कि माता पिता ये दो और दो बच्चे, तो कुटुंब नियोजन सही रहेगा। छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार रहेगा तो वो भी सुखी परिवार रहेगा, यानी सभी जो सुविधाएं हैं सब तक पहुंच पाएगी। इस प्रकार से आशा करती हूँ ये भाग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे के पाठ की जानकारी हम आगे के वीडियो द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।